हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज मैं आप सबके लिए कोड 13 का फर्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि लॉर्ड लिटन के ऊपर है। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन के बारे में अगर हम देखें तो उन्हें 1876 में वाइस रॉय बनाया गया इंडिया का। तो अगर हम वाइस रॉय के बारे में देखें तो ये एक पोजीशन था, डेजिग्नेशन था, जो कि अगर हम देखें 1773 में तो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद 1773 में अगर देखें पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वैरेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि विलियम बेंटिक था। ये सब पोस्ट है, ठीक है। तो उसके बाद 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, 1858 में जब कंपनी का रूल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो रूल ख़त्म कर दिया गया, तो उस टाइम एक डेजिग्नेशन मतलब एक न्यू पोजीशन बनाया गया, एक हम बोल सकते हैं पोस्ट, जो कि वाइस रॉय का पोस्ट था। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट मीन सबसे ऊपर हाई लेवल वाला पोस्ट था वाइस रॉय का। तो पहले जो वाइस रॉय थे इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, कब बने थे? 1858 में। ठीक है, उसके बाद 1876 से 1880 तक वाइस रॉय के रूप में अपॉइंट किसे किया गया? लॉर्ड लिटन को, इंडिया का। इन्हें अगर हम देखें तो इन्हें क्रूर वाइस रॉय माना जाता है क्योंकि इनकी हरकतें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी लोगों को लेकर। 1876 से लेकर 1878 तक 2 साल आप देखेंगे कि यहाँ अकाल पड़ा था इंडिया में, और इस टाइम इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, मतलब ग्रैंड दिल्ली दरबार बैठाया था जिसमें 84,000 लोग कम से कम आए थे। तो समझ रहे हैं कि अकाल पड़ा है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, लोग मर रहे हैं भूखे, और यहाँ पर वो पार्टी चल रहा है भाइयों के दरबार। तो इनके काम कुछ ज़्यादा अच्छे थे नहीं, जिनके चलते इन्हें क्रूर माना गया और लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे। चलिए तो देखते हैं इनके बारे में कुछ थोड़ा। एडवर्ड रॉबर्ट लिटन बुलवर लिटन के प्रथम अर्ल, जिन्हें आमतौर पर लॉर्ड लिटन के नाम से जाना जाता है, एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1876 से 1880 तक भारत के वाइस रॉय के रूप में काम किया। ठीक है, आपको याद रखना है डेट, 1876 से 1880 तक 4 साल किया इन्होंने काम। 1878 के महान भारतीय अकाल और द्वितीय अकाल मतलब वही फेमाइन जो पड़ा था जहाँ फसल बर्बाद हो गया था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के प्रति उनके दृष्टिकोण के कारण उन्हें आमतौर पर एक क्रूर वाइसरॉय माना जाता है। चलिए अब इनके बारे में देखते हैं, इनकी जीवनी के बारे में। लॉर्ड लिटन की पृष्ठभूमि। लिटन का जन्म 8 नवंबर 1831 को एडवर्ड बुलर लिटन, इसके पापा का नाम है, और रोजीना डॉयल व्हीलर के घर में हुआ था। ठीक है, इनकी मम्मी जो थी ना, ये कुछ विमेन मतलब सपोर्ट करती है विमेन को, ज़्यादा फेमिनिस्ट थी हम बोल सकते हैं। तो उनके पापा और उनका कुछ तालमेल नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था दोनों में, जिसके चलते मतभेद हो गया था, दोनों के बीच में लड़ाई ज़्यादा होते थे, जिसके चलते लॉर्ड लिटन 1849 से अपने चाचा सर हेनरी बुलर के अटैची के रूप में उनके साथ मतलब रहने लगे, उनके साथ ही काम करने लगे। तो इन्होंने बहुत जगह काम किया। अगर देखें तो ब्रिटिश इनका करियर अच्छा था। इन्होंने फ्लोरेंस में इनकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद पीट्सबर्ग में गए, फिर वियना गए, पेरिस गए, तो इन्होंने काम किया। और लास्ट में 1876 में इन्हें गवर्नर जनरल और वाइस रॉय नियुक्त किया गया। ठीक है, इसके बाद इनके अगर हम देखें वाइस रॉय जब ये बने पीरियड में, तो बहुत सारे काम हुए जिनके चलते इनकी कुछ ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं थी लोगों के बीच। तो चलिए उनके वर्क्स के बारे में देखते हैं। कुछ एक्ट्स भी इन्होंने पास करवाए थे और वो ज़्यादा सफल नहीं हुए। लोगों में इनको लेकर क्रोध ज़्यादा ही जागृत हो गया था। यू ऑल नो कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो सो सॉरी, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी जिससे चलते आप एग्जाम में लिख पाओ अच्छे से। और गाइस अपने लैंग्वेज में लिखना, बिकॉज ये सब जो ये महावाणिज्य ये सब मुझे नहीं समझ में आता उतना, तो आप भी अपने लैंग्वेज में लिखना, क्योंकि अपने लैंग्वेज में लिखोगे, मैं बार बार कहती हूँ, एग्जाम में आपको याद रहेगा। कुछ पॉइंट्स एक काम करो, जैसे कि मेनली देखो एग्जाम में क्या होता है ना, हमें पॉइंट्स याद रखना रहता है क्योंकि इतना बड़ा हम लोग याद नहीं रख सकते। तो कुछ डेट्स याद रखो, कुछ पॉइंट्स याद रखो और उसी से आप बनाओ, एक पेज आपको लिखना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा। चलिए इनके कार्यकाल के बारे में देखते हैं। वाइसरॉय के रूप में लिटन कार्यकाल घरेलू और विदेशी दोनों मामलों में क्रूरता से चिन्हित था। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा क्रूर आदमी थे, क्रूएल थे। उस समय भारत 1876 से फसल की विफलता के कारण हुए अकाल से जूझ रहा था। उनकी प्रतिक्रिया एक दरबार बुलाने की थी जिसमें उन्होंने रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया। रानी विक्टोरिया को उन्होंने भारत की महारानी घोषित कर दिया। इनके प्रशासन की ओर से प्रतिक्रिया की कमी के कारण 6.1 मिलियन से 10.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इतिहासकारों को कहना है कि सामाजिक डार्विनवाद के उन्हें विश्वास के अकाल पीड़ित भारतीय किसानों के प्रति उनके खराब रवैये में योगदान दिया। देखिए अगर हम कहते हैं तो इस समय दिल्ली दरबार बुलाई गई थी, 84,000 लगभग लोग शामिल हुए थे। सोच सकते हैं उतने लोग शामिल हो रहे हो, उतना सारा काम करना है आपको, उतना अरेंजमेंट करना, उसमें तो पैसे ऑफकोर्स लगे होंगे, और लोग यहाँ पे भूखे प्यासे मर रहे हैं फेमाइन के कारण, इसके फसल खराब होने के कारण। तो आप सोच सकते होंगे कि इस टाइम पर इन्हें लोगों की या किसानों की कोई चिंता फिक्र नहीं थी, इन्हें बस अपना ही था, जिसके चलते लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ था इस दिल्ली दरबार को लेकर।
इसके बाद देखते हैं इनके वर्क्स के बारे में, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। व्यापार उदारीकरण, इनका पहला काम था व्यापार उदारीकरण का, ठीक है। जुलाई 1877 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सिफारिश की गई कि भारत सरकार आयात और निर्यात शुल्क को समाप्त या कम कर दे, क्योंकि यह ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुकूल है। देखिए, आयात और निर्यात मतलब क्या होता है कि मान लो आपको बाहर से कोई वस्तु आ रहा है, तो हम उससे अगर इंडिया में आ रहा है तो उसको क्या होता है, उसमें कुछ टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। तो ये चाहते थे कि यहाँ से कोई वस्तु आए, वहाँ से अगर ब्रिटेन से कोई वस्तु इंडिया आए या फिर यहाँ से कोई वस्तु जाए, उसमें जो शुल्क टैक्सेस लगते हैं वो कम कर दें या तो पूरी तरह समाप्त कर दें। इससे क्या होगा कि जो ब्रिटिशर्स है उनको पूरा इंटरेस्ट बचेगा, उनके पूरे पैसे बच जाएंगे। अगर वो ला रहे हैं कोई सामान तब भी उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और जाएगा तब भी यहाँ का सामान नहीं पैसा लगेगा, तो उनको तो फ़ायदा है। तो इससे क्या हुआ कि वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। लेकिन ये अकाल के कारण भारत की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद लॉर्ड लिटन ने प्रस्ताव की भावना को स्वीकार किया। देखिए, अकाल बहुत ज़्यादा पड़ गया था यहाँ पर, खराब स्थिति थी, यहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं था। इतना खराब स्थिति के बाद भी लॉर्ड लिटन ने क्या किया, इस प्रस्ताव की भावना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया और 29 वस्तुओं पर, मतलब 29 सामान पर, 29 आर्टिकल्स पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया, जिसके चलते ये लोगों को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। और लोगों भारत का देख सके तो हमें आर्थिक शोषण बढ़ रहा था, यहाँ पर आर्थिक शोषण हो रहा था भारत का। अब इसके बाद देखें इनका काम क्या था। तो दूसरा है 1878 का शस्त्र अधिनियम। लॉर्ड लिटन का भारतीय शस्त्र अधिनियम एक और दमनकारी उपाय था। इसमें भारतीयों को हथियार रखने, बेचने या खरीदने के लिए लाइसेंस या अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अगर भारतीय हथियार रखना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें लाइसेंस रखना पड़ेगा अपने पास या अनुमति लेना पड़ेगा ब्रिटिशर्स से। अपराधियों को जुर्माना और 7 साल जेल की सज़ा सुनाई गई। इस अधिनियम और नस्ल के आधार पर भारतीय और अंग्रेजों के खिलाफ इसके भेदभाव से भारतीय क्रोधित थे। मतलब आप ब्रिटिश अगर रख रहा है, ठीक है, हथियार, तो उसे कोई मतलब नहीं है, वो रख सकता है। लेकिन अगर इंडियंस रख रहे हैं तो उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आप नहीं ले रहे हो लाइसेंस तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और साथ में 7 साल की सज़ा। तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंस आप पैदा कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ब्रिटिशर्स और इंडियंस में, जिसके चलते लोगों बहुत ज़्यादा भारतीय जो थे वो क्रोधित हुए थे। इसके बाद इनका तीसरा जो काम था वो सिविल सेवा को लेकर था। तो सिविल सेवा आयोग 1833 के, देखिए, हर 20 साल के बाद ना ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ब्रिटेन से यहाँ पे एक एक्ट भेजती थी, चार्टर एक्ट हम कह सकते हैं। बहुत सारे एक्ट आए थे, 1873 से एक्ट आने स्टार्ट हुआ था और आते रहा। तो हर बार क्या होता था, 20 साल का और इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता था कि आप और यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो 1833 में फिर चार्टर एक्ट आया, जिसके अनुसार क्या बोला गया कि भारतीय जो है अब वो क्या कर सकते हैं कि सिविल सेवा आयोग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हें मिलेगा कि वो पोस्ट में, मतलब अगर उनका निकल जाता है जॉब तो वो वहाँ पे अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जो लॉर्ड लिटन थे ये इसके खिलाफ थे, उन्होंने बहुत काम किए कि वो रोक सके इसे, लेकिन लास्ट में उनके प्रस्ताव को हटा दिया गया और उन्हें ब्रिटिशर्स को मिल गया कि सिविल सेवा में वो कर सकते हैं काम। तो ये था इनके कार्य कुछ। तो इन्होंने अगर देखा जाए तो भारतीयों के लिए कुछ भी ऐसे अच्छे कार्य नहीं किए हैं जिनके लिए इन्हें हम अच्छा बोलें। तो ये इनके कुछ कार्य है। अब लास्ट में हम निष्कर्ष देख लेते हैं, और एग्ज़ाम में आप प्लीज़ अपने लैंग्वेज में ही लिखना और कुछ पॉइंट्स याद रखना, उससे आपको हेल्प होगी। जैसे सिविल सेवा आयोग हमने याद कर लिया, उसके बारे में 5-6 लाइन लिख दिए। तो चलिए आगे निष्कर्ष देखें। और हाँ, एक टिप और है एग्ज़ाम को लेकर, अगर जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं ना तो आप जो पॉइंट लिखते हो, हेडिंग लिखते हो, उसे थोड़ा बोल्ड करके लिखा करो, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो अंदर पढ़ता नहीं है, उसके पास उतना टाइम नहीं होते, तो वो बोल्ड टॉपिक ही देखकर आपका समझता है कि आपको कितना आता है। तो आप निष्कर्ष भी लास्ट में ज़रूर लिखा करो, बिकॉज इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा। तो निष्कर्ष में परिणाम स्वरूप लॉर्ड लिटन के अधिकांश प्रशासनिक उपाय भारतीयों के हितों के लिए हानिकारक थे। लॉर्ड लिटन को केवल साम्राज्य की सुरक्षा की चिंता थी, और जिन लोगों पर उन्होंने लगभग 4 वर्षों तक शासन किया उनके हितों और भावनाओं की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। परिणाम स्वरूप उन्हें भारत से सबसे प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल में से एक करार दिया गया है। बहरहाल उनकी नीतियों ने भारतीयों को दूसरे तरीके से सहायता प्रदान की। उनके प्रतिक्रियावादी उपायों ने भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाया। तो चलिए, ये तो हो गया लॉर्ड लिटन पर कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लॉर्ड रिपन के ऊपर डालूंगी, रिपन के बारे में पढ़ना है हमें। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी PDF, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, आप लिख सकते हो एग्ज़ाम के लिए। तो चलो, थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक दिस वीडियो।